Assalamualaikum viewers, you are seeing Zile Vlogs. This is today about seminar लेकिन मैं कभी नहीं भूला of कि ये biochemistry on इब्राहिम है. scientific writing. First national So seminar I on want to scientific request writing. all This the is audience Dr. except my very senior professor Mohammad Shahid a standing and ovation for hope कि आप इस Dr. vlog को Ibrahim. enjoy करेंगे. शुक्रिया. Thank you. ये बड़े वाक्य क्या इनकी एंजॉय करोगे आप प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी देते हैं. You asked me, तैयब इमरान. ये बच्ची जो सेंटर में है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, ये उसके साथ बुशरा है, डॉक्टर बुशरा, ये यूनिवर्सिटी सरगोदा में है, ये निजी नयाब में जीएस है. ये लास्ट बच्ची है, इसका नाम हलीमा सादिया है. अब मैंने 5 का बताया कि वो कहाँ कहाँ पे सेटल्ड है, एक बच्ची मिस कर गया हूँ. वजह ये है कि ये कुदरती तौर पे अल्लाह की तरफ से इनके अंदर बिल्ट इन इंजीनियर थी कि इसने हमेशा चीटिंग करनी है. मैं भी नया नया अपनी करियर के आगाज में था, तो मैंने कहा बेटा मेरा तो नुकसान होना नहीं है, तेरा नुकसान जरूर हो जाना है. एंड व्हाट हैपेंड, शी हैज एन एक्स्ट्रा सेमेस्टर. पहला बेटा, हमेशा ये पांचों के अंदर एक कॉमन बात थी कि ये हार्ड वर्किंग थे और एक चीटर थे. तो बेटा आपने चॉइस करना है कि 5 में जाना या 1 में जाना. ये मेरे करंट कुछ बच्चे हैं ये, और ये मेरा सबसे यंगेस्ट है. ये अदील है जिसने मुझे थोड़ा बैकअप दिया, सपोर्ट प्रोवाइड की है. ओके, सो वंस अगेन टू दिस ट्रैवल. यहाँ से बेटा मैं थोड़ा सा आपको आइडिया से लेके चलूंगा कि आइडिया कैसे जनरेट करते हैं. एनीबॉडी हैव द आइडिया अबाउट मैराथन? एहसान बाबा तो पुराना भागने वाला बच्चा है, और कोई है? मैराथन कितने किलोमीटर की होती है, जो आइडिया है? ये तकरीबन बेटा 42 पॉइंट समथिंग. और इसकी हिस्ट्री से क्या है, एक बैटल फील्ड से मैसेंजर भागा और उसने जाके मैराथन फील्ड से भाग के एथन में जाके इंफॉर्मेशन दी फिजिक्स का. एंड ही इज एक्सपर्ट इन एक्सआरडी एक्सप्लेनेशन. और वॉटसन, आपको पता है जिंदा के मर गए? दोनों मर गए कि जिंदा, ये पता है? दोनों ही. वॉटसन अभी जिंदा है और वो कोल्ड स्प्रिंग हार्बर लैब्स का डायरेक्टर डीजी रहा है. अभी उसको उतारा है, ये जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था उस वक्त उसको उतारा है, और अभी वो जिंदा है. इन दोनों ने क्या किया, वो फ्रैंकलिन के को वो उसने एक्सपेरिमेंट किया और इसने मॉडल खड़ा कर दिया. द थिंग इज हाउ टू. और वो अभी भी आप गूगल करेंगे, 2 पेज का नेचर का आर्टिकल है, कुछ नहीं उसके अंदर. क्या है राइटिंग, क्या है? एक साइंटिफिक आर्ट है, साइंटिफिक आर्ट है बेटा. और यू नीड टू पब्लिश और पेरिश. ये जो बच्चे अक्सर एमफिल पीएचडी करते थे, एक पेपर निकाला थक गए, आपने डिसाइड करना है आपने पब्लिश करना है या पेरिश करना है. बच्चे आते हैं, पिछले दिनों एक बच्ची यूके गई, मुझे कहती सर वो मेरा ना पीएचडी में एडमिशन हो जाना था, मेरे पेपर नहीं था. तो मैंने कहा बड़ी मिन्नतें की थी मैंने तुम्हारी. यू हैव एन एक्सीलेंट वर्क बट यू आर नॉट पब्लिश, यू आर द पार्ट ऑफ द पेरिश फैमिली से हो आप. ठीक है बेटा. ये आप दिस कम बैक टू दिस साइंस. ये आपके अंदर कुछ पिलर्स हैं बेटा जिसको आपने एक्सप्लेन करना होता है कि आप कैसे इसको लिखते हो, अंडरस्टैंड कैसे करते हो, उसकी लैंग्वेज कैसे हो. डॉक्टर उजैर कैसे जैसे बता रहे थे कि हाउ यू आर मॉडिफाई द थिंग्स, और अल्टीमेटली आप उसको रिसीविंग कैसे करते हो. इट्स नॉट वर्किंग. एनीबॉडी कैन हेल्प? अच्छा बेटा, मुझे कोई एक लाइन में बता देगा कि व्हाई वी वांट टू पब्लिश एंड राइट. अक्सर जो हमारे टीचर होते हैं ना, वो कहते हैं यार ये तो सीवी बन गया है. इसके अलावा क्या बताएं, एक सिंगल वर्ड में. जी डॉक्टर साहब खड़े हो जो, यार इसको ना एक छोटा सा नाम दे दो.
बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात है डिसेमिनेट करना। सबसे इंपॉर्टेंट बात है डिसेमिनेट करना। ये हाईएस्ट रैंकिंग इंफॉर्मेशन है। 54% चांसेस होते हैं आप अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरों के लिए डिसेमिनेट करते हैं। वेल डन बेटा, शाबाश। बाकी ये सारी खुद बिल्डअप हो जानी है, इसको जरूरत नहीं है, ठीक है। और साइंस के पीछे, राइटिंग के, साइंटिफिक राइटिंग, प्रोजेक्ट राइटिंग के पीछे बेटा एक कॉमन चीज है, वो है पैशन। आप अंदाजा लगाएंगे, मैंने 12:02 पे लैपटॉप बंद किया था जब मैंने प्रेजेंटेशन ऑफ वाइंड अप किया। हालांकि मैं 2-4 दफा 2 हफ्ते से यही काम कर रहा हूं और मुझे ख्वाब में भी ये चीज आती रही कंटिन्यूसली। सुबह फजर 4, 4:30, 5 वही। एक ही खान अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे, कहते कि पैशन वो होता है जो आपको सोने ना दे। ये पैशन की डेफिनेशन है। ओके, ये बेटा अब जो रीडर होता है वो चाहता है कि एक आर्टिकल के अंदर ये बातें हो, ठीक है। ओवरऑल बेटा हमारे पास 3 मेन चीजें हैं। यू नीड टू हैव वेरी एक्यूरेट, ब्रीफ एंड क्लियर। इसकी डिटेल जितनी मर्जी देख लें। फिर जब आप साइंटिफिक राइटिंग करते हैं, कोशिश करें अपने को न्यूट्रलाइज करें। कोशिश करें कि आप लोगों के लिए कम्युनिकेट, डिसेमिनेट करें, उनको डिप्रेस या इंप्रेस ना करें। ओके, फिर आपने एक लॉजिकल स्ट्रक्चर बनाना होता है व्हाट्स एवर यूर राइटिंग। फिर उसके बाद आपने उसको ट्रांसलेट करना है, उसको राइट करना है ताकि वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाए और कंक्लूड करके उसको वाइंड अप करना है। कोशिश करें आइडियाज को क्रिस्टलाइज करें और बार बार दिस दैट। हमारे एक पुराने कॉलीग थे, तो उनका बस पर्सनली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो अच्छे थे और प्रोफेशनली थोड़े वीकर थे। तो एक जगह वो एज इनवाइटेड स्पीकर गए, तो मैंने कहा यार वो जो इवेंट ऑर्गेनाइजर ही इज ऑल्सो माई स्टूडेंट। तो मैंने कहा यार डॉक्टर साहब की प्रेजेंटेशन कैसी रही? कहना खुदा दी कसमें अज भी दिस ते दैट तो अगे नहीं गल वधी, ठीक है ना। बस वो कहते ऐसे होता है। तो आपको भी जब राइटिंग करें तो दिस दैट से निकल जाए और प्रिसाइजली उसको करें और बार बार टू बी नहीं यूज करें। इफ यू आर श्योर आपकी फाइंडिंग्स है उसको एक्सप्लेन करें, नहीं तो छोड़ दें, ठीक है। और उसको शॉर्ट करें जितना। ये बेटा साइंटिफिक राइटिंग है। ये अभी ताहिर ने भी बहुत कुछ आपको बताना है, ये मैं ऐसा ना हो, ठीक है। सो ये उसके मेजर कंपोनेंट है। यू नीड टू टॉपिक, उसके बाद स्टडी, फिर उसको लिस्टाइज करना है, फिर उसको नैरो डाउन करना है, फिर उसको अपने एक्सपर्ट मतलब लिटरेचर को सर्व करना है, फिर उसको चलते चलते आपने जब तक उसको अपडेट करके अपलोड नहीं कर दिया, ये आपकी नहीं है। ओके, सो इस स्किपिंग दिस वन। 2 बातें हैं बेटा राइटिंग में। आप ये हमेशा अपने ट्राई करना है कि आपके जो रिसर्च है वो क्या कह रही है और आया कि वो बात आपने बता दी है। अगर ये दोनों बातें मैच कर रही हैं, इस क्वेश्चन का इसके साथ मैचेबिलिटी है, तो इसका मतलब आपने बात को खत्म कर दिया, ठीक है। देन बेटा आप क्या करते हैं, आइडियाज उनको ऑर्गेनाइज करके रीराइट करते हैं। रीराइट करके हम उसको दोबारा टुवर्ड्स पब्लिकेशन लेके जाते हैं। और पब्लिकेशन से पहले बेटा हम उसको, मैं कहता हूँ कि वी नीड अ स्लीप। स्लीप का मतलब है कि जब आप फ्रेश आई से दोबारा एक आर्टिकल लिखा है, दोबारा उसको देखें, तो दोबारा उसको प्रॉपर पॉलिश करें दोबारा। ये एनाटॉमी है बेटा। जो लोग बच्चे थोड़े से ग्रोन अप एमफिल के बच्चे हैं, उन्हें पता है कि एनाटॉमी दिस राइटली स्टार्ट फ्रॉम द टाइटल, ऑथर, फिलिएशन, एब्स्ट्रैक्ट, समरी, मटेरियल, सारा इस तरह ये पेपर की है। इसी तरह बेटा हमारे पास रिव्यू आर्टिकल है, इसके अंदर रिजल्ट्स नहीं होते। आपने उसको इंट्रोडक्शन और सब टॉपिक्स को देखना है। और अगर आप उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर जैसे फिजिक्स के हैं, फार्मेसी के हैं, अगर सब थे ये हैं, फॉरेस्ट्री के हैं, तो ये या बायोकेमिस्ट्री या मेडिकल साइंसेस के, तो अगर तो आप उस फील्ड के एक गुरु हैं, तो फिर आप उस पर अपने कुछ रिजल्ट्स इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप उसको लिटरेचर को करेंगे। ओके, वंस अगेन गो हेड। सो द फर्स्ट थिंग इज आइडिया। उस आइडिया को लेके आपने रिसर्च जनरेट करनी है। उस रिसर्च की बेस पे आपने अपना थीसिस और जो भी चीज़ें उसमें हैं वो डेवलप करना है। फिर उसका फर्स्ट ड्राफ्ट करना है, फर्स्ट ड्राफ्ट।
और ये मोस्टली हम सुपरवाइजर की मिन्नतें करवा के फर्स्ट ड्राफ्ट देते हैं और कोशिश करते हैं थीसिस को कॉपी पेस्ट मार के जान छुड़ा लें। उसके बाद बेटा आपने इसको प्रूफ रीड करना है। मोस्टली आप खुद नहीं करते, बेचारा सुपरवाइजर ही करता है। फिर उसके बाद आपने इसको डॉक्यूमेंट करना है डिफरेंट सोर्सेज से। फिर आपने उसको फाइनल रिवीजन पे लेके जाना है। जब आप ले जाएंगे उसके बाद आप उसको बेटा सबमिट कर दो। यहाँ तक आपकी जान छूट गई। ये पूरी साइंस है इस एक आर्टिकल के पीछे। फिर आप साइंटिफिक राइटिंग की स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे बेटा, तो मैं इसको 3 हिस्सों में तकसीम करता हूँ। कैसे? सेक्शन 1 में बेटा टाइटल, ऑथर, एब्स्ट्रैक्ट, बात खत्म हो गई, शॉर्ट स्टोरी। फिर उसके बाद ये आपका इंट्रो, ऑब्जेक्ट, मेथड, रिजल्ट और ये एक्नॉलेजमेंट। ये सबसे फर्स्ट लास्ट इजी है। मुश्किल काम क्या है? दरमियान वाला पार्ट। टाइटल बेटा क्या है? टाइटल में तो मैं कहता हूँ कि ये टाइटल को मैं कहता हूँ कि ये फेस ऑफ द आर्टिकल है। साइंटिफिक राइटिंग में जिस तरह आप सुबह आने से पहले कंगी शंगी करके फिर गड्डी पे बैठ के फिर इतने आने तो पहले फिर कंगी मारनी है, तो ये फेस ऑफ आर्टिकल है। इफ यू राइट इट इन अदरवाइज ये मेरे बच्चों की तरह अगर आपने मुंह गंदा किया हो तो लहदा बात है, ठीक है। फिर आप ऑथर्स को लेते हैं। ये आपने डिसाइड करना है कि असल वाला ऑथर कौन सा है। मोस्टली बेटा जो बेचारा असल ऑथर होता है ना, वो ये होता है, वो बेचारा बकरट में होता है यूं करके, बाकी सारे यशी कर और यार मेरा भी नाम पा, मेरा भी नाम यार तेनू मैं वो पाइपट नहीं सी पढ़ाई, लुक टू दिस वन। और ये उस वक्त होता है, मैं अक्सर अपने बच्चों को और अपने ग्रुप्स को ये कहता हूँ, मैं बड़ा साइलेंट वर्कर हूँ। मैं अक्सर कहना ना कि जो चाने चढ़ेगा ना सारे नजर आएगा। जब वो डॉक्यूमेंटेशन आती है ना अचानक यूनिवर्सिटी में कि ओहो पाकिस्तान अकेडमी ऑफ साइंसेज का मेडल कहते किन्नू मिला, तो मैं फिर भी चुप ही रहता हूँ। तो इसलिए बेटा आप इस वर्ल्ड में भी खामोशी रख लें। इसकी सारी ये अभी ताहिर ने कुछ चीज़ें बतानी है। एब्स्ट्रैक्ट को बेटा कहता हूँ कि ये शॉर्टेस्ट कम्युनिकेटर है बेटा आपका, और कोशिश करें इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसको जितना भी आप निखार सकते हैं उसको निखारें। देन टुवर्ड्स इंट्रोडक्शन के 3 पार्ट है बेटा। बैकग्राउंड, उस पर आपकी बिल्डिंग क्या है, करंट आपकी इंफॉर्मेशन क्या है, और आपने आगे प्लान क्या किया। ये 3 पार्ट है, ठीक है, इंट्रोडक्शन के। बाकी देन वी हैव द अदर वन कंपोनेंट ऑब्जेक्टिव को मैं बेटा कहता हूं कि इट शुड बी स्मार्ट। ये जितने आप स्मार्ट लिखेंगे उतने में, चाहे आप प्रोजेक्ट राइटिंग कर रहे हैं, प्रोजेक्ट राइटिंग के लिए ज्यादा स्मार्ट हमें चाहिए होते हैं, ठीक है। और जब भी आप इसको लिखें, चाहे आपने मैन्युस्क्रिप्ट पूरा लिख भी लिया हो, आप अपने ऑब्जेक्टिव को रिविजिट जरूर करें, उससे आपको देन वी हैव द मेथड्स में बेटा 2-3 चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश मेथड है उसको थोड़ा सा 2 लाइंस में एक्सप्लेन करके वाइंड अप कर दें, और अगर कोई मेथड आपने खुद डेवलप किया हुआ है तो उसको फुल लेंथ एक्सप्लेन करें। ये मेन पिलर है आपकी मेथडोलॉजी का, नॉट टू शॉर्ट नॉट टू लॉन्ग। फिर उसके बाद बेटा ये आपके रिजल्ट्स हैं, और रिजल्ट्स के अंदर बेटा आपने कोशिश करनी है कि वही डाटा टेबल में और वही ग्राफ में ना हो। ये सबसे बड़ी साइंस है। अक्सर हम कहते हैं यार जरा आर्टिकल बड़ा हो जाएगा, वही डाटा इधर दे दिया, वही ग्राफ में डाल दिया, उसका पाई बना दिया, उसका एक बार बना दिया। तो ये इस तरह की साइंस से नहीं चलती बेटा। डिस्कशन ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ रीजंस। अगर आपको नहीं लिटरेचर मिल रहा है तो लाजमी नहीं है कि आपने बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब मटेरियल साइंस का आर्टिकल आपने बायोलॉजिकल साइड पे उसमें करना है, उसको साइड स्ट्रेट लिखेंगे, इस पे नहीं लिटरेचर अवेलेबल। और ये मेरी पर्सनल डिस्कशन है, मेरा ये इसका है ये बेटा एक मैंने डाटा को प्रेजेंट करने के लिए बताया कि इस तरह से आप उसको नाइसली प्रेजेंट करें। अगर कहीं बोल्ड करने की जरूरत है उसको बोल्ड भी कर लें। ये म्यूटेशन स्टडीज की है। इसी तरह से बेटा
वो पिक्चर और ये उसका डाटा है। ये हमारे PhD स्टूडेंट का काम है। उसके बाद देन वी हैव टू रीच टू कंक्लूजन। अच्छा बेटा, बोर तो नहीं हो गए? पक्की बात है। Yes, sir. आई एम सो ब्लेस्ड। बस ठीक है, हम ताड़ी खैर नहीं है। ओके बेटा, ये कंक्लूजन है। कंक्लूजन को बेटा कोशिश करें, हम क्या लिखते हैं, हम ज्यादातर मेथडोलॉजी को ही दोबारा रीराइट कर देते हैं कंक्लूजन में। आई कंडक्टेड दिस एक्सपेरिमेंट बाय यूजिंग SEM, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, और ये मेरे पास मटेरियल था। ये नहीं बताना कि भाईजान हुआ क्या है। SEM यूज की और ये उसका माइक्रोस्ट्रक्चर ऐसा है, ये रिजल्ट आपने बताने। और अगर आपके 5 सबसेट हैं तो 3 से 4 लाइनों में वो बात खत्म कर। ये एक्नॉलेजमेंट है बेटा, ये वही अप्रिशिएशन है जिसको हमें जरूरत होती है बेटा। ये थर्ड पार्ट है, ठीक है। और कोशिश करें जहाँ से अपनी रिसर्च है, फंडिंग है, जो भी आपके कंपोनेंट्स हैं, उन सबको अप्रिशिएट करें जहाँ से भी है आप उसको कंट्रीब्यूट करवा रहे हैं। रेफरेंस को बेटा आप प्रॉपर्ली, आपको बहुत सारे मेंडले और ये सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, उसको यूज़ करें तो बेहतर है। उसी को देखेंगे नंबरिंग लगाने की ज़रूरत है, साइट करने की, उसके अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च जर्नल्स देखें। और कभी भी सेल्फ साइटेशन ना करें बेटा, ये ऐसे ये सेल्फ किसिंग है। खुद अपने पेपर को खुद ही बार बार साइट करी जाना। आर्टिकल बेटा लिखना है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, उस तरह भी लिख सकते हैं। अब आपने बताना है आप कौन से क्रो हैं, बी द मॉडर्न वन, ठीक है। आपने जब आइडिया जनरेट किया है, वो ऐसा ट्विन टावर होगा कोलालमपुर का। जब आपने पेपर लिखा है तो सुपरवाइजर उठा के उसको यूं मारता कहता ओ प्याई चुक ले जा। वो कैसा होता है? ऐसा। तो आपकी मर्जी है बेटा ट्विन टावर किस तरह का बनाना चाहते हैं। उसके बाद वो हमारे जैसे बेवकूफ़ों के लोगों के हाथ लग जाता है, जिसको रिव्यूज कहते हैं। वो उसकी वो तबीयत ठीक करते हैं, वो तबीयत। अगर तो वो उस फील्ड का है तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज आपका पेपर जो ना पेशेंट होकर निकलता है। आप में से कोई बहावलपुर का बच्चा है? बहावलपुर का बच्चा स्टूडेंट, कभी आप प्रेस जो आपका वो फ्री गेट से थोड़ा सा पहले है, ये इस तरह की मशीन पड़ी हुई देखी वहाँ पे कभी? ये बेटा ये हमारा पास्ट है। ये जो बहावलपुर स्टेट थी, उसके पास ये प्रिंटिंग मशीन्स बहुत पहले की थी। ये मैं कल वहाँ से गुजर रहा था तो मैंने वहाँ से तर्जुमन को कहा यार इसकी तस्वीर पहनते, ये मैं हमेशा मिस कर जाता हूँ। ये हमारे पास ये बेटे सेटअप बहुत पुरानी है। अच्छा मुझे ये क्यों बता सकता है दुनिया में सबसे पुराना जर्नल कौन सा है? ओल्डेस्ट वन बताएगा कोई? नहीं, चलो कोई बात नहीं है। ओके, दोबारा बेटा आप हमेशा प्रेफर करें नेशनल इंटरनेशनल जो भी आपके पास जर्नल है। ये बेटा ओल्डेस्ट जर्नल है दुनिया का, 1666 में बेटा पब्लिश हुआ। रॉयल सोसाइटी का ये जर्नल है बेटा, दैट वाज पब्लिश इन फर्स्ट इशू इन 1666। ये इसकी एक साइंस है, ठीक है। ये हमेशा जब आप आर्टिकल देखें तो इसकी ये जर्नल की सारी इंफॉर्मेशन देखेंगे, उसका इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, ये है वो है, कहाँ से हो रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है। आखिरी 2-3 बातें बेटा, देन विल टॉप अप द स्टोरी। जब आप बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, आपका प्रोफाइल भी अच्छा आ जाता है, आप उसको कहीं फ्लैश नहीं करते। फ्लैश ना करने की वजह से आप बिल्कुल डिप्राइव रहते हैं। तो कोशिश करें उसको आर्टिकल को लुक लाइक रिसर्च गेट पे डाल दें, एकेडमिया में डाल दें, देन उसको देखेंगे आपकी साइटिंग। अब जब वो ये करेंगे तो आपकी इंडेक्सिंग इंप्रूव होगी और दुनिया के अंदर उसको लोग साइट भी करेंगे, डिसेमिनेट